लिनफान एक ऐसा महान योद्धा जिसे खुद हेवन ने इज्जत बख्शी। उसकी किस्मत में ही मार्शल वर्ल्ड की ऊंचाइयों को छूना था, लेकिन एक धोखे ने उसका भविष्य बदल के रख दिया। उसकी मार्शल सोल छीनकर उसे बस एक मामूली सा मॉर्टल बना दिया। यहाँ तक कि उसकी मोहब्बत भी उससे रूठ गई। जब लिनफान के पास खोने के लिए कुछ न बचा, तब तकदीर एक बार फिर से पलट गई। एक मिस्टीरियस एंशिएंट डीमन उसकी बॉडी के साथ एक हो चुका था। उस डीमन ने लिनफान को एक ऐसी शक्ति दी जिससे वो एक ही वक्त में 2 सोल्स का मालिक बन गया। इस नई पावर को हासिल करने के बाद लिनफान दोबारा से राइज हुआ। इस बार वो मार्शल वर्ल्ड की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है, मगर उसका रास्ता मुश्किलों से भरा होगा। उसके दुश्मन एक बार फिर से उसे मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या इस बार लिनफान अपना रिवेंज लेकर अपनी मंजिल को हासिल कर पाएगा? तो चलो बिना वक्त जाया करे लिनफान की इस जर्नी में शामिल होते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया लाशों से लहूलुहान हुआ जंग का मैदान। लाखों करोड़ों लोग एक ऐसे शख्स का शिकार बन गए जो कि पूरी यूनिवर्स पर राज करना चाहता था। दरअसल इसका नाम था विच एम्परर। उसने अर्थ एंड हेवंस को कनेक्ट करते हुए ह्यूमन realm पर हल्ला बोल दिया, जहाँ पर ह्यूमन एम्परर अपनी एक विशाल आर्मी बनाकर इसका मुकाबला करता है। मगर आखिरकार इस जंग में जीत हुई विच एम्परर की। वो ह्यूमन एम्परर ली फेयू से कह रहा था कि अब तो इस पूरे realm में तुम और बस ये लड़की बची है। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन एम्परर ली फेयू की सिस्टर थी। विच एम्परर प्रिंसेस की सोल पावर को एब्जॉर्ब करते हुए कह रहा था कि ह्यूमन realm में आकर मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। मुझे तो लगा था कि यहाँ से मैं ढेर सारी सोल पावर को जनरेट करके एक डिवाइन सोल को हासिल करूंगा, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी और realm को डिस्ट्रॉय करके उस डिवाइन सोल को हासिल करूंगा। लेकिन अगर बात तुम दोनों की जाए तो तुम्हें मरना होगा। और अब वो प्रिंसेस को हवा में उछाल देता है, जिसके चलते उसका बचा हुआ एसेंस भी वैनिश होकर वो मारी गई। प्रिंसेस को मरता हुआ देखकर ली फेयू की आंखों में आग नजर आ रही थी और अब वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस विच एम्परर पर हमला करने रवाना हो गया। मगर जो बंदा हेवंस एंड अर्थ को कनेक्ट कर सकता है, उसे मारना इतना आसान तो नहीं हो सकता। तो विच एम्परर ने अपनी इवल पावर का यूज करते हुए ली फेयू को जकड़ लिया। साथ ही साथ यहाँ पर वो 1000 हैंड्स हार्ट पियर्सिंग का यूज करते हुए उसके सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे से अलग कर देता है, जिसके चलते ली फेयू की वहीं पर मौत हो गई। विच एम्परर अपनी खतरनाक पावर से लिन फेयू पर जोरदार हमला करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी ये मॉर्टल बॉडी अब मेरे किसी काम की नहीं रही। और अब वो वहाँ से जाते हुए कहने लगा कि मुझे जिस सोल पावर की तलाश है वो शायद यहाँ पर नहीं मिलने वाली, मुझे किसी और realm को डिस्ट्रॉय करना होगा। मगर तभी वो देखता है कि वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगी है। साथ ही साथ लिन फेयू की फिजिकल बॉडी जैसी की वैसी थी। अब इससे तो विच एम्परर को थोड़ा सा शॉक लग गया। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये बंदा रिजरेक्ट कैसे हुआ, मैंने तो इसे अपने हाथों से मार दिया था। दरअसल लिन फेयू की फिजिकल बॉडी ना होकर उसकी डिवाइन सोल थी, जो कि अब पूरी तरह से ग्लो होने लगती है। जो देख विच एम्परर समझ गया कि इस जगह पर का सारा स्पिरिचुअल एसेंस जमा होकर इसकी बॉडी में समा रहा है। ऐसे ही डिवाइन सोल की तो मुझे तलाश थी। मगर तभी ली फेयू ने इस दुनिया में मौजूद सारी सोल पावर को चैनल करना शुरू कर दिया। जो देख विच एम्परर उस पर भड़क जाता है। वो ली फेयू से कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, अगर तुम सोल पावर को ऐसे ही मैनिपुलेट करते गए तो इस दुनिया के साथ साथ दूसरी दुनिया के बैरियर भी ब्रेक हो जाएंगे। स्पेस एंड टाइम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर इस यूनिवर्स का विनाश होगा। अभी के अभी इस सोल पावर को रोक दो। तभी लिन फेयू से कहता है मेरे सामने घुटने टेक, और फिर एक हेवी प्रेशर रिलीज होकर वो बंदा लिन फेयू के सामने घुटनों पर आ चुका था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बंदे के पास इतनी गजब की पावर्स कहाँ से आ गई। इसने तो एक सुप्रीम इमॉर्टल की लेवल का स्पिरिचुअल प्रेशर यूज किया। एक सुप्रीम इमॉर्टल की पावर को हासिल करने के लिए हेवनली realm पर असेंड होना चाहिए, मगर ये बंदा तो अभी तक वहाँ पर पहुँचा भी नहीं था। उतने में ही लिन फेयू अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए एक हेवी सोर्ड को फॉर्म कर बड़े ही कुल अंदाज में विच एम्परर का खात्मा कर चुका था। वो कह रहा था कि फाइनली ये यूनिवर्स तबाही से बच गया, वरना ये बंदा तो न जाने कितनी realms को डिस्ट्रॉय कर देता। मगर उतने में आसमान से एक बहुत बड़ा स्टोन मॉन्यूमेंट जमीन पर आकर पटक जाता है। लिन फेयू तो इस स्टोन स्ट्रक्चर को देखकर ही थोड़ा सा हैरान था, और तभी उसे इस स्टोन के अंदर से आवाज आने लगी, जो कि उससे कह रहा था कि तुम इमॉर्टल लॉर्ड से इंट्रोड्यूस हो रहे हो, तो क्यों ना मेरे सामने नील करके अपनी रिस्पेक्ट को पेश करो। जिस पर लिन फेयू कह रहा था कि खुद को इमॉर्टल लॉर्ड कहने से पहले मुझे ये बताओ कि ये स्टोन यहाँ पर क्यों आया। जो सुनते उस स्टोन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर्स रिलीज होकर वो बंदा कहने लगा कि तुम तो एक बहुत ही बदतमीज मॉर्टल हो, क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। मैं
इमॉर्टल्स का लॉर्ड हूँ, सभी realms और इस यूनिवर्स का लीडर। जो लोग मुझे रिस्पेक्ट देकर मेरे लिए सोल्स को सैक्रिफाइस करते हैं, मैं उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता हूँ। वेल, उस बंदे की बातें सुनते हुए लिन फेयू धीरे धीरे कर उस स्टोन की तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर वो अपना हाथ उस स्टोन में डालकर इमॉर्टल के राजा की गर्दन पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। वो इमॉर्टल कह रहा था, यो जरा आराम से यार, अब क्या गर्दन तोड़ दोगे मेरी? जिस पर लिन फेयू कह रहा था कि बस 2 मिनट पहले मैं एक पगलेट को जहन्नुम में भेज चुका हूँ और अब लगता है कि तुम्हें भी रवाना करना पड़ेगा। इधर वो इमॉर्टल लिन फेयू की सोल पावर को महसूस कर पा रहा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैं हजारों सालों से स्टोन में सोया हुआ था, मगर इस बंदे की सोल पावर ने मुझे अवेकन कर दिया। इसी की सोल पावर ने मुझे अपनी तरफ खींचा था। मुझे अब कुछ भी करके इसकी सोल को हासिल करना होगा। यही बंदा मुझे सोल सप्रेसिंग मोन्यूमेंट से आजाद कर सकता है। तो गाइस, यहाँ पर इसका सीधा मतलब ये था कि एम्परर इस स्टोन में कैद है। अब एम्परर जू उसकी गिरफ्त से आजाद होकर उसे बताते हैं कि मैं एक ग्रैंड इमॉर्टल एम्परर यहाँ आकर खुद तुम्हें इनलाइटन कर रहा हूँ। ये कोई मामूली बात नहीं हो सकती। कई सारे महान कल्टीवेटर बस मेरी एक झलक देखने के लिए जिंदगी भर वेट करते हैं। इसलिए बच्चे, तुमने खुद को खुश नसीब समझना चाहिए। हालांकि लिन फेयू को इसमें कोई स्पेशल बात नजर नहीं आ रही थी। वो कह रहा था कि ये बकवास किसी और को बताना। मैं जानता हूँ तुम भी उस विच एम्परर के साथ मिले हुए हो। तुम उसके जैसी मुझसे मेरी डिवाइन सोल छीनना चाहते हो। और अब लिन फेयू अपनी हेवी सोर्ड को लेकर सीधा एम्परर जू पर हमला करने चला गया। इस बार जू भी अपनी पावर्स को दिखाते हुए उसके अटैक को रोककर कहने लगी कि बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मुझ पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसे रिकवर करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी वो देखते कि आसमान में काफी सारी हलचल हो रही। जो देखते ही वो एम्परर समझ गए कि इस बंदे की डिवाइन सोल पावर ने न जाने कितनी सारे realms को शेक किया होगा। अब यहाँ पर चाहे कोई भी इंटरफेयर करने के लिए क्यों ना आए, मैं उसे हरा दूंगा, क्योंकि इस बंदे की डिवाइन सोल तो सिर्फ मेरी होगी। उतने में ही वहाँ पर काफी तेज रोशनी रिलीज होते हुए लिन फेयू को कुछ लोगों के विजन्स आने लगे। वो लोग उसकी अजूर ड्रैगन सोल को हासिल करना चाहते थे। और अब हमें एक माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी सिस्टर की आवाज सुनकर उठ गया था। एम्परर जू से बताते हैं कि तुम किसी डेड पर्सन की माइंड स्पेस में हमें लेकर आए हो। जरूर से ये पर्सन तुमसे कनेक्टेड होगा। जो सुनते ही लिन फेयू तो थोड़ा सा शॉक हो गया था। वहीं पर एम्परर जू से कहते हैं कि मैंने तो सोचा था तुम अपनी डिवाइन सोल के साथ इस पूरी दुनिया में तहलका मचा दोगे, कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट करोगे, मगर तुम तो एक मरे हुए पर्सन की बॉडी में पहुंच गए। बताओ फिर तुम्हारी इस इतनी पावरफुल शानदार डिवाइन सोल का क्या फायदा? और फिर एम्परर ने भी अपनी किस्मत पर रोना शुरू कर दिया। वो कह रही थी, क्या यार, मैं इस पूरे यूनिवर्स का एम्परर एक मरे हुए बंदे की बॉडी में फंस चुका हूँ। हाय रे मेरी किस्मत, अब मैं तुझे क्या बोलूं। अगर मुझे किसी लूले लंगड़े की भी बॉडी मिल जाती तो मैं उसे एक ऐसा पियरलेस मास्टर बनाता जो कि सभी realms और हेवंस पर राज करे। अब तो मैं यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने हेवनली कोड को दोबारा से बिल्ड करके इस यूनिवर्स का रूलर बन जाऊँ। और उतने में लिन फेयू को उसके सिस्टर की आवाज आने लगी, जो कि उससे कह रही थी कि अब मेरी सोल पावर डिप्लीट हो रही है, शायद इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से खो दूंगी। वहीं पर एम्परर जू भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये पर्सन है कौन जो इतनी देर से लिन फेयू को अपनी सोल पावर सप्लाई कर रही। साथ ही ये लोग अब उस बंदी को देख पाते जो कोई और नहीं बल्कि लिन फेयू की सिस्टर लिनियाओ थी, जो कि अपने भाई के लिए काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। एम्परर बताने लगे कि यही बंदी अपनी सोल पावर हमें सप्लाई कर रही थी, इसलिए तो हम एक डेड पर्सन की माइंड स्पेस में अभी तक रुक पाए, वरना तो हम दोनों की वाट लग जाती। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारी सिस्टर तुमसे हद से ज्यादा प्यार करती है। यहाँ पर लिन फेयू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों किसकी माइंड स्पेस में टेलीपोर्ट हुए हैं। इतना तो अब लिन फेयू को कंफर्म हो चुका कि वो एक अलग दुनिया में पहुंच चुका है। और लिनियाओ की बात करने का तरीका देखकर ये वो समझ गया कि ये मेरी सिस्टर नहीं हो सकती। मेरी सिस्टर का बात करने का अंदाज काफी ज्यादा जेंटल था। इधर वो लड़की कहती, देखो ये वाइन हमारी आखिरी वाइन है, यही हमारा फेयरवेल ड्रिंक होगा। दरअसल वो कमीना मा जियांग तुम्हारी सिस्टर की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो जबरदस्ती मुझसे शादी करेगा, इसलिए मैंने फैसला लिया कि चाहे मुझे खुद को ही मारना क्यों न पड़ जाए, मैं उस कमीने को जीतने नहीं दूंगी। उस हरामी कमीने ने मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि अब मैं बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती। उस बंदी की मुंह से इतनी सारी गालियां सुनकर ही लिन फेयू को पूरा यकीन हो गया था कि ना, ये तो उसकी सिस्टर बिल्कुल नहीं हो सकती। उतने में ही एम्परर जू कहती, अरे जरा देखो तो इस बंदी के हाथ में क्या है, मुझे तो ऐसा लग रहा कि ये कुछ जलाने की फिराक में है। तभी वो बंदी उससे कहने लगी, मेरे भाई तुम तो मर चुके हो, तो अब तुम्हें जलाने के बाद मैं खुद को भी लटका दूंगी। मेरे भाई टेंशन बिल्कुल नहीं लो, हम दोनों मरने के बाद दोबारा से
एक हो जाएंगे। इस दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। सो गाइस, यहाँ पर कुछ बातें क्लियर हो गई। दरअसल लिनफ्यू की मौत होने के बाद वो किसी और रेल्म में मौजूद एक बंदे की बॉडी में ट्रैप हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंदा भी मर चुका था और उसकी सिस्टर ही अपनी सोल पावर से इन्हें अभी तक वहाँ पर जिंदा रख पाई। इधर एम्परर उससे कह रहा था प्लीज रुक जाओ, मगर तब तक उस बंदी ने अपनी भाई की बॉडी में आग लगा दी थी, जिसके चलते उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस भी जलने लगा। एम्परर तो बेचारा चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि प्लीज ऐसा नहीं करो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बाहर जाने दो, मैं तो अपने स्टोन में ही ठीक था। उतने में वो देखता है कि लिनफ्यू ने अपनी डिवाइन सोल की ट्रांसेंडेंट स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर दिया। इसलिए वो रोते हुए पूछता है मेरे भाई अब तुम क्या करने वाले हो यार। जिस पर लिनफ्यू कहने लगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी डिवाइन सोल की पावर एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है। इधर एम्परर हैरान था कि लिनफ्यू के पास इतनी स्पेशल डिवाइन सोल होने के बावजूद भी ये बंदा उसे स्कैटर करके एक मरे हुए इंसान को बचाना चाहता है। इसलिए वो इरिटेट होकर कह रहा था क्या यार मैं ये कहाँ फंस गया यार, यहाँ पर तो ये सभी बेवकूफ खुद को मारना चाहते हैं, यहाँ पर तो मैं बस अकेला बंदा हूँ जिसे मरने की इच्छा नहीं हो रही। और अब वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ हम दूसरी रेल्म जिसका नाम डाशिया था वहाँ के एक बंदे को देख पाते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले ही मारा गया था, मगर लिनफ्यू की डिवाइन सोल ने उसे जिंदा कर दिया। वेल ये है लिनफान, जो कि इस डाशिया रेल्म का जाना माना जीनियस था। गाइस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। दरअसल लिनफ्यू दूसरी रेल्म के उसके जैसे ही दिखने वाले बंदे की बॉडी में चला गया था। मुझे ये सब एक पैरेलल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट जैसा फील हो रहा। अब आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो अब हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर या उसे जलाने के बाद खुद भी फांसी लेने लगी है, लेकिन अब लिनफन जो कि अब दोबारा से रिजरेक्ट हो चुका है, इसलिए वो भागते हुए जाकर अपनी सिस्टर को बचाने लगा। हालांकि भागते हुए उसका पाँव फिसल कर वो सीधे चेयर को दूर पुश कर देता है, जिससे तो बेचारे उसकी सिस्टर की फांसी और भी जल्दी लग गई थी। लिनफान उसे बता रहा था कि सिस्टर मैं काफी देर से मरा हुआ था ना, इसलिए मेरे पाँव थोड़े से स्टिफ हो गए, मगर फिक्र नहीं करो, तुम्हें बस थोड़ी देर और झूलते रहना होगा, जैसे मेरे पाँव मूव होने लगे मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब अगली सीन में हम देख पाते कि लिनफान ने अपनी सिस्टर को बचा लिया। वो तो अपने भाई को जिंदा देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी और तभी उसने अचानक से अपने भाई के कान के नीचे बजा दी, जिससे याओ के हाथ में भी दर्द होने लगा था। मगर फिर ये बात उसे कंफर्म हो गई कि चलो ये कोई सपना नहीं, वरना मुझे दर्द नहीं होता। और अब वो खुशी के मारे अपने भाई को जोर जोर से शेक करने लगी थी। तो एम्परर लिनफान को बताता है कि भाई यार उस बंदी को बोलो जरा सा रुक जा, इधर अंदर मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। अब थोड़ी देर में वहाँ पर माओ जियांग पहुँच गया था। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कह रहा था मेरी जान अगर तुम्हारा मातम बनाना हो गया हो तो क्यों ना हम जल्दी से शादी कर ले। सच बताओ तो ये यंग मास्टर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अगर मेरा बस चले तो अभी के अभी यहीं पर सुहागरात मना डालूं। मगर उसकी एक्साइटमेंट एक ही सेकंड में गायब हुई जब उसने लिनफान को देखा। वो गुस्से में कह रहा था कि आखिर तुम्हारे जैसा कचरा अभी तक जिंदा कैसे बच गया। उतने में ही लिनफान उससे पूछता है कि क्या तुम ही माओ जियांग हो, जिस पर वो जवाब देते हुए कहने लगा कि लिनफान बिना असुर ड्रैगन मार्शल सोल के तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं, तुम्हें मारना तो मानो किसी चींटी को मसलने जितना आसान हो चुका है। तभी लिन और सब्जी काटने वाला छुरा उठाकर माँ जियांग को धमका रही थी। वो कहती है कि तुम मेरे भाई को हाथ लगाकर तो दिखाओ, यही तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। जिस पर माँ जियांग कह रहा था जाने मन में तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता, अगर तुम चाहो तो मैं इसे जिंदा छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, बस इसे मेरा पालतू कुत्ता बनकर रहना होगा। उतने में ही लिनफान अपनी सिस्टर से कहने लगा कि मेरी प्यारी बहन, लड़कियों के हाथ में ये छुरी चाकू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तुम्हारा भाई है ना, ये किलिंग फाइटिंग कटिंग का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। और फिर उसने फटाक से याओ के हाथ से वो ब्लेड छीन ली। इधर माँ जियांग कहने लगा यार तुम दोनों भाई बहन तो मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगते हो, देखो तो सब्जियां काटने वाला चाकू दिखाकर मुझे डरा रहे हो, क्या तुम दोनों मेरी सोल पावर के लेवल को भूल गए। वहीं पर लिनफान इमॉर्टल जू से कूल अंदाज में कहने लगा कि लिटिल इमॉर्टल, तुमने कहा था कि तुम एक पियरलेस मास्टर बनाना चाहते हो जो कि सभी हेवंस और रेल्म्स को डोमिनेट करे, तो बताओ वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें थी या फिर उनमें कोई सच्चाई भी है। कोई ना, मैं अब 3 तक काउंट करूंगा और तब तक तुम्हें अपनी खतरनाक पावर्स का शो ऑफ करना पड़ेगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बुरा होगा। उतने में एम्परर कहने लगा अरे भाई तुम कहाँ मेरी बातों को सीरियसली ले रहे, मैं तो बस इस स्टोन के अंदर भटकने वाली छोटी सी स्पिरिट हूँ, मेरे पास कहाँ वो एबिलिटीज है जो कि मैं एक रूलर को क्रिएट कर पाऊँ ना, वो तो बस मैंने जोश जोश में बोल दिया था। मगर लिनफान ने तो तब तक गिनती करना शुरू कर दी। वो कहने लगा 1
2। तभी एम्परर से कह रहा था कि मैं एक हेवन से आया हुआ एम्परर हूँ जो कि तुम्हारे जैसे छुटकों की धमकियों से नहीं डरने वाला। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी पावर से वे तुम्हारे हवाले कर दूंगा? जो सुनते ही लिन फन 3 काउंट करते हुए अपने गले पर छुरा लगा लेता है। जो देखते ही एम्परर ने इरिटेट होकर उसे गालियां देना शुरू कर दी। इधर माजियांग कह रहा था कि कहीं ये बंदा पगला तो नहीं गया? देखो तो ये काफी देर से खुद के साथ ही बातें कर रहा है, जाओ रे जाकर इसे निपटा दो। तो उसके चमचे तुरंत ही लिनफान पर हमला करने कूद गए, मगर तभी एम्परर जो स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए माइंड स्पेस में एक जोरदार धमाका कर देता है। वही पावर लिनफान की बॉडी से भी रिलीज हो रही थी। इधर माजियांग सोचता है कि लिनफान की सोल को तो ऑलरेडी किसी ने चुरा लिया है, तो बिना मार्शल सोल के इसके पास इतनी भयानक पावर कहां से आ गई? वहीं पर लिनियाओ सोच रही थी कि मेरे भाई ने बस 3 तक काउंट किया और फिर वो एक ही झटके में बॉडी टेम्परिंग की 6ठी लेवल पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ लिनफान एम्परर जू से कह रहा था कि क्या हुआ, घर से खाना खा के नहीं आए थे क्या? इतनी सी पावर से भला मेरा क्या होगा? जिस पर एम्परर जू कह रहा था बच्चे तुम ना ज्यादा उछलो मत, मैंने अगर तुम्हें और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर दे दी तो तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। तो लिनफान कहने लगा सीनियर आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं पूरी दुनिया को संभाल सकता हूँ, तो आपकी ये छोटी सी गुदगुदी करने वाली पावर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको लगता होगा कि आप एक महान एम्परर हो, मगर मुझे तो आपके पास ऐसी कोई यूनिक एबिलिटी नजर नहीं आ रही, इसलिए चलो फटाफट से अपनी पावर्स को भेज दो। जो सुनते एम्परर ने गुस्से में आकर अपनी ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को प्रोवाइड किया, जिससे तो सभी लोग एक धमाके के साथ घर के बाहर पहुंच गए। वो लोग कह रहे थे कि इसकी बॉडी से जो एनर्जी सर्ज रिलीज हो रही है ये तो ब्रेक थ्रू करने की वजह से हो रहा, मगर ये बंदा अचानक से ही ब्रेक थ्रू कैसे करने लगा? उतने में ही माओजियांग का एक बंदा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो कुछ समझ पाई इससे पहले लिनफान ने उसे मार दिया था। वो बॉडी टेम्परिंग के स्पिरिट ड्राइंग स्टेज की 3rd लेवल पर पहुंच गया था। अब वो जैसे जैसे आगे कदम बढ़ाती गया उसकी लेवल्स अप हो रही थी। 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी उसकी लेवल्स अप हुई उतनी ही तेजी के साथ वो लोग मारे गए। ऐसा नजारा तो उन लोगों ने कभी नहीं देखा था। जिसके बाद लिनफान वहाँ पर कई सारे स्लैशेस रिलीज करते हुए माओ जियान के सभी चमचों को खत्म कर चुका। इधर लिनियाओ तो हैरान होकर कहने लगी कि वाह मेरे भाई शाबाश, तुम तो स्पिरिट ड्राइंग स्टेज की पिक पर पहुंच गए। इधर माओ जियांग गुस्से में वहाँ पड़ी लाशों को लात से उड़ाने लगा। वो कह रहा था कोई बात नहीं, अब मैं ही तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। साथ ही यहाँ पर उसने अपनी मेंढक वाली सोल पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके अंदर खतरनाक पॉइजन्स वाली एबिलिटी थी। हालांकि माओ जियांग की जहरीली सोल का लिनफान पर कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट उसे तो ये पॉइजन वाली सोल पावर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। वहीं पर जियांग कहने लगा लिनफान भले ही तुम्हारे पास ही कमाल की सोल पावर है, मगर ये मत भूलो कि बिना मार्शल सोल की तुम्हें तो ये यंग मास्टर कुत्ते की मौत खत्म कर देगा। और फिर उसके मेंढक ने सीधा लिनफान पर जंप लगा दिया। जो देख लिनफान कह रहा था कि भले ही मेरे पास मार्शल सोल नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए मार्शल आर्ट की तो उसका मैं बादशाह हूँ। और फिर उसने देखते ही देखते उस मेंढक पर इतने सारे स्लैश अटैक हिट किए जिससे वो पटाखे जैसा फूट गया था। इधर माजियांग की मार्शल सोल डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गया। वो कह रहा था लिनफान तुमने एक यंग मास्टर की मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय किया है, मेरी फैमिली तुमसे इसका बदला जरूर लेगी। तभी लिनफान उसकी गर्दन दबोच कर उसे हवा में उठा लेता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी फैमिली ने हम पर जो एहसान किए थे भला वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। क्यों आज तुम्हारी शादी थी ना, तो मैं पर्सनली जाकर तुम्हारी फैमिली को कांग्रेचुलेट करूंगा। उतने में ही लियाओ ने आकर अपने भाई के सिर पर एक चमाट लगा दी। वो कह रही थी कि तुम इस बंदे के साथ काफी नरमी से पेश आ रहे हो, इसे पीटने के बाद हम दोनों इसके पैलेस में जाएंगे। हालांकि लिनफान इसके लिए मना कर देता है। वो कह रहा था सिस्टर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई सब कुछ हैंडल कर लेगा। और अब हमें माओ फैमिली का डाइनिंग हॉल दिखाया गया, जहाँ पर कुछ ग्रेट फैमिलीज के लोग दावत के मजे ले रहे थे। एल्डर वांग टियानफू माओ जियांग के फादर से कह रहा था कि आपका बेटा काफी देर से वापस नहीं आया, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। जो सुनते ही माओ टियान काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि इतनी हिम्मत भला किसमें है जो मेरे बेटे पर उंगली भी उठा पाए। मेरा जियांग तो हमारी माओ फैमिली का जीनियस है, किसी की इतनी औकात नहीं कि उसे कोई टच भी करे। वहीं पर हम जाओ फैमिली के एल्डर को देख पाते हैं, जो कि कहने लगा कि हाँ जियांग तो एक जीनियस है, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी दुल्हन के साथ बिजी होगा, इसलिए तो उसे यहाँ आने में देर हो गई। जो सुनते ही वो सभी एल्डर्स काफी जोर जोर से हंसने लगे। वेल इन लोगों की फालतू बातें एक बंदी चुपचाप से सुन रही थी। ये डुगू फैमिली की मेंबर है और इसका नाम था लिन। वहीं पर माउटियन कह रहा था कि मेरा बेटा तो काफी ज्यादा उतावला निकला, शादी होते ही सुहागरात मनाने चला गया, उसे हम एल्डर्स की जरा भी फिक्र नहीं। और उतने में ही उसका लाडला बेटा हॉल में फेंका जाता है। उसके चेहरे पर काफी सारे ब्लिस्टर्स थे, जिन्हें देखकर माओ की तो फटके चार
पार हो गई और उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। तो रोते हुए कहने लगा कि फादर, मेरे मार्शल सोल को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया और अब अचानक से माओ जियांग की बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोड होकर वो मारा गया, जिसके चलते माओ टियान तुरंत ही मेंशन के बाहर आ जाता है। उसे देखना था कि उसके बेटे की मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है। इधर कोर्टयार्ड में लिन फैमिली ने माओ फैमिली के चमचों को कूट कूट कर उनकी हालत खराब कर दी थी। वो माओ टियान से कह रहा था कि तुम्हारे बेटे ने मेरी सिस्टर को बेवजह परेशान किया है, इसलिए आज मैं लिन फान तुम्हें सबक सिखाने खुद चला आया। माओ टियान कह रहा था, लिन फान तुमने मेरे बेटे को खत्म करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। साथ ही उसने अनाउंस किया कि आज जो भी इस लिन फान को खत्म करेगा, मैं माओ टियान उसे अपना एडॉप्टिव सन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे फैमिली की सारी प्रॉपर्टी और तो और इस लिन फान की सिस्टर लिनियाओ भी उसकी हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कि तुम में से कौन मेरा बेटा बनेगा। मगर वो डिसाइपल्स कह रहे थे कि जिंदगी ही सबसे बड़ा ट्रेजर है, हमें तो बेवजह इस बंदे के हाथों नहीं मरना। और फिर वो सभी लोग वहाँ से भाग निकले, जो देखकर तो माओ टियान काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। अब वो उम्मीद भरी नजरों से अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा। उसे लग रहा था कि ये लोग उसके काम आएंगे। तभी जाओ फैमिली का एल्डर वुशांग कह रहा था कि मेरे दोस्त देखो, ये तुम्हारी फैमिली का पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं इसमें कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। वहीं पर वांग टियानफू तो पेट दर्द का बहाना करके ही वहाँ से भाग निकला। इधर लिन कह रही थी कि अगर माओ फैमिली इस छोटे मैटर को भी हैंडल नहीं कर पाई तो उसकी काफी ज्यादा बदनामी होगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। उनके बहाने सुनकर लिन फान कह रहा था कि शायद तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे जैसे ही धोखेबाज है, कोई तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार ही नहीं। जो सुनते ही माओ टियान ने अपने पॉइजन बेयर को समन करते हुए लिन फान पर हमले करना शुरू कर दिए, जिसे लिन फान यहाँ से वहाँ मूव होकर डॉज करने लगा था। मीनवाइल माओ टियान कह रहा था कि आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम दोबारा कभी रीइंकार्नेट नहीं हो पाओगे। मैं तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारे सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। साथ ही साथ लिन फान को हवा में उछालते हुए ऊपर से एक जोरदार पंच हिट कर चुका था, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा गड्ढा बन गया। वहीं पर माइंड स्पेस इमॉर्टल जू से कह रहा था कि इस बार तो मैं तुम्हें नहीं बचाने वाला, तुम बेवजह यहाँ आकर पंगे कर रहे हो, अभी भी वक्त है, जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। ये बंदा सिर्फ कल्टीवेशन में ही हायर लेवल पर नहीं, बल्कि इसके पास एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो कि अपने अपोनेंट की सोल पावर को काफी आसानी के साथ रिफाइन कर सकती। यानी मैं यहाँ पर अपनी पावर का यूज नहीं कर पाऊंगा। शुक्र मनाओ कि इसने अभी तक अपनी मैक्सिमम पावर को रिलीज नहीं किया, वरना तुम्हें तो ये इजीली क्रश कर देगा। जिस पर लिन फान कह रहा था कि तुम तो हजारों साल पुराने डीमन सोल हो, क्या तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते? चलो जल्दी से अपनी मार्शल सोल की पावर को रिलीज कर दो, वरना फिर मैं 3 तक गिनती शुरू करूंगा। अगर तुमने मार्शल सोल नहीं दी, फिर मैं खुद को खत्म करने वाला हूँ और फिर मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जो सुनते ही जू तुरंत उसे गालियाँ देना शुरू कर देता है। वो कह रहा था, अकल के अपाहिज लिन फान, क्या तुझे समझ नहीं आ रहा? इस बंदे के पास एक बीस्ट की सोल है, अब तू ही बता मैं एक जानवर की सोल कहाँ से पैदा करूँ? जिस पर लिन फान कहने लगा कि वो तुम देख लो, मुझे तो बस एक सोल चाहिए, फिर चाहे वो किसी कुत्ते बिल्ली की ही क्यों ना हो। और फिर लिन फान ने अपनी काउंटिंग शुरू कर दी। वो कह रहा था 1, 2। इधर काउंटिंग सुनते ही एम्परर कह रहा था, कमीने लिन फान, मेरा तो मन कर रहा है मैं तुझे यही दफन कर दूं, मगर क्या करूं, मैं तुझे मार भी नहीं सकता। इधर माओ टियान कंफ्यूज होकर कहता है कि पता नहीं ये बंदा किससे बात कर रहा, कहीं डर के मारे इसके दिमाग के स्क्रू तो ढीले नहीं हुए। और अब उस पर हमला करने वाला था कि तभी लिन फान की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगी। इधर माइंड स्पेस में जू अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए एक डिवाइन आर्टिफैक्ट बनाना शुरू कर चुके थे। वो लिन फान को बता रही थी कि इसे तुम्हें संभाल कर यूज करना होगा, वरना उस बंदे के साथ तुम भी फट जाओगे। दरअसल जू ने लिन फान के लिए एक छोटी सी कैनन भी भेज दी थी, जो देख लिन फान कहने लगा, अरे वाह मेरे छुटकू इमॉर्टल, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। वहीं पर माओ टियान कहने लगा कि तुम्हारी मार्शल सोल को तो किसी ने छीन लिया था ना, फिर तुमने इतनी जल्दी एक नई मार्शल सोल को पजेस कैसे कर लिया? इधर डुगुलिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिन फान की कैनन को चेक करने लगी। वो कह रही थी कि इसके पास तो बीस्ट की मार्शल सोल भी नहीं, मगर फिर भी इसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग सोल पावर रिलीज हो रही है। ये बंदा तो मेरे से एक लीडर से भी ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ लिन फान कह रहा था कि माओ टियान, अगले जन्म में गलती से भी मेरे सामने मत आ जाना, और अगर आ भी गए तो मुझे नजरअंदाज करो, वरना मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम फिर कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे। और फिर उसने टियान पर एक कैनन बॉल रिलीज कर दिया, जिसे देखते ही टियान काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। मगर उस कैनन बॉल के एक्सप्लोड होते ही वहाँ पर बस काला काला धुआं उठने लगा। लिन फान कंफ्यूज होकर कहता है, मेरा कैनन बॉल किधर है?
और तभी जू ने भी अपने पीछे मुड़ के देखा। दरअसल इन जनाब ने लिनफान के पास बस एक खाली कैनन भेजी थी, तोफ का गोला तो उसी के पास पड़ा है। इधर माउंटेन पूरी तरह से काला हो गया था। वो कहता है, बच्चे तुमने तो बेवजह ही मुझे डरा दिया। मैंने ऐसी कई सारी कैनन्स देखी मगर वो बिना बॉल की कोई आवाज नहीं करती। हाँ मगर तुम्हारी वाली थोड़ी सी अलग है। इधर लिनफान तो काफी मासूमियत से उस कैनन पर नॉक करके देख रहा था कि आखिर उसका कैनन बॉल कहाँ फंस गया। उसकी हरकतें देखकर माउंटेन कह रहा था, बच्चे तुझे तो पता ही नहीं कि तबाही कैसी मचाई जाए। रुक मैं अभी तुझे बताता हूँ कि असली डिस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। जिसके बाद वो अर्थ एक्सप्लोजन बेयर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए 9 हेवंस थंडर को समन करने लगा, जिससे वहाँ पर काफी तेज थंडर बरसने लगती है। और अब माउंटेन इसी का फायदा उठाते हुए लिनफान पर हमला करने की कोशिश करने लगा था। हालांकि लिनफान काफी तेजी से उससे दूर हो गया। वो कहता है, छुटकू इमॉर्टल कहीं तो सो तो नहीं गया? देखो मुझे मजबूर नहीं करो वरना फिर से 3 तक गिनती करनी होगी। इधर माउंटेन ने उस पर जंप लगा दी थी। जो देख जू कह रहे थे, बच्चे बस 1 सेकंड के लिए होल्ड करो। और फिर उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त कैनन बॉल उस आर्टिफैक्ट में ऐड कर दी थी। इधर लिनफान कह रहा था, माउंटेन बस एक बात याद रखो, इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही सरवाइव कर सकता, इसलिए दुआ करना कि अगले जन्म में तुम्हारा मुझसे पाला न पड़ जाए। अरे अब उसने बड़ी स्टाइल के साथ उस कैनन बॉल को रिलीज कर दिया, जिससे वहाँ पर इतना बड़ा धमाका हो गया था कि माउंटेन के साथ साथ वहाँ की फ्लोर और उसका पैलेस भी डिस्ट्रॉय हो गया। ये सब देखकर एल्डर उशंग कह रहा था कि इस बच्चे के पास तो बहुत ही भयानक सोल पावर थी। मैंने आज तक कभी ऐसी पावर को विटनेस नहीं किया। और तभी ये लोग देखते कि लिनफान तो वहाँ से भाग निकला। डुगुलिन उसके एबिलिटीज को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। उसे जानना था कि इस बंदे के पास ऐसी सोल पावर कहाँ से आई होगी। वहीं पर उशंग कह रहा था कि ये बंदा तो यहाँ से भाग निकला, शायद इस अटैक से उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हुई होगी। जिस पर डुगुलिन कहने लगी कि अब ये मत बोलना कि तुम उस बेचारी की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे मारना चाहते हो। तो उशंग उसे धमकाता है कि तुम बीच में ना ही बोलो तो बेहतर होगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम देख पाते कि लिनफान ने पेट भर के खाना ठूस लिया और खाना खत्म होते साथ ही उसकी बहन उससे पैसे मांग रही थी, जो सुनकर लिनफान भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो कहता है, सिस्टर घर पर खाना खाने के भला कौन पैसे मांगता है? जिस पर वो कह रही थी कि देखो बिल्कुल नौटंकी मत करो, तुमने अभी मुझे बताया था कि तुम माओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करके आए हो, तो बताओ फिर उनकी सारी प्रॉपर्टी कहाँ पर है? उस माउटियन ने हमारी फैमिली के पास जितना भी ट्रेजर था वो सब हमसे लूट लिया। और तभी लिनफान को याद आता है कि उसने तो माओ फैमिली के साथ उनकी प्रॉपर्टी को भी जलाकर राख कर दिया है। और अगर अब उसने ये बात अपनी सिस्टर को बता दी तो फिर उसकी ऐसी पिटाई होगी जो इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसलिए वो कहने लगा, क्या सिस्टर आप भी सिर्फ पैसा पैसा करती रहती हो? देखो मेरा पेट अभी तक भरा ही नहीं, इसलिए मुझे और थोड़े से नूडल्स चाहिए। वह लिनफान में ये बताने की हिम्मत ही नहीं थी कि वो तो अभी अभी उनकी प्रॉपर्टी को अपने हाथ से जला कर आया। और उतने में वूशंग अपनी एनर्जी बॉल का यूज करते हुए लिनफान और उसकी सिस्टर पर हमला कर देता है। हालांकि लिनफान ने अपनी सिस्टर को बचा लिया था। वो उससे पूछ रहा था कि अब ये बंदा कौन है, जिस पर लिनियाओ कह रही थी कि पता नहीं तुम इन सब के नाम क्यों भूल रहे, ये जाओ फैमिली का हेड जाओ वूशांग है। जब तुम बेहोश थे तब इसने हमारी फैमिली को हद से ज्यादा परेशान किया। तो लिनफान कहता है, ठीक है फिर इससे भी हिसाब बराबर किया जाएगा। तभी उसकी सिस्टर बताने लगी कि इस बंदे की सोल काफी ज्यादा अजीब है। मैंने सुना था कि जो भी इसके साथ फाइट करता है वो अचानक से शांत होकर मारा जाता, इसलिए अब लिनियाओ खुद ही उस पर हमला करने चली गई। मगर जाओ वूशांग ने तो उसे बड़ी ही आसानी के साथ बेहोश कर दिया था। जो देख लिनफान अब काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस पर पंच हिट करने चला गया, मगर जाओ की मिस्टीरियस पावर उसे काफी आसानी के साथ दूर पुश कर देती है। जाओ कह रहा था, बच्चे तुम तो एक्सीडेंटली जिंदा बच गए और अब तुम्हारी जरूरत तो देखो, तुम मेरी कंडेंसेशन बॉडी के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हो। आज तक कोई मेरे करीब आकर मुझ पर क्लोज अटैक नहीं कर पाया था। जिस पर लिनफान कह रहा था, ठीक है मुझे तुम्हारे पास आने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो तुझे यहीं से उड़ा सकता हूँ। जिसके बाद वो कह रहा था, चलो मेरी जानो कैनन इधर लाओ। मगर जू तो माइंड स्पेस में आराम फरमा रहा था। वो कहता है, यार पहले तो तुम यूं शोर मचाना बंद करो। थोड़ी देर पहले तुमने जिस कैनन बॉल का यूज किया था उसने मुझे पूरी तरह से ड्रेन आउट किया है। अगर मैं अपनी पावर को रिप्लेनिश नहीं कर पाया तो कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। तब तक जाओ वूशांग ने चुटकी बजाते ही लिनफान को बेहोश कर दिया। दरअसल कमाल था उसके छोटे छोटे बैड डीमंस का, जो कि किसी की भी सोल पावर को आसानी से छीन सकते हैं। मगर इस बार वो बैड डीमन सोल लाने में
में फेल हो गई थी क्योंकि लिनफान अभी तक जिंदा है। जाओ तो ये देखकर डर के मारे ही नीचे गिर गया। लिनफान उससे कह रहा था कि तुम मेरी सोल पावर को हासिल कर ही नहीं सकते क्योंकि मेरे पास कोई सोल पावर ही नहीं है। जो सुनकर जाओ कह रहा था झूठ मत बोलो, थोड़ी देर पहले ही तुमने अपनी मार्शल सोल का यूज करके मोटी आन को खत्म कर दिया। जिस पर लिनफान कह रहा था क्या मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर कर सकता हूँ, प्लीज किसी को बताना मत। हाँ देखो ना मेरे पास सोल पावर है और ना ही मार्शल सोल, मगर फिर भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। और फिर वो इमॉर्टल जू से कह रहा था कि भाई ये तुम्हें एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मगर तुम तो इसे कर सकते हो ना। और फिर उसने सोल सप्रेसिंग स्टोन को एक्टिवेट करते हुए इमॉर्टल जू के सेंट फॉर्म को वहाँ पर समन कर लिया, जो कि इतना ज्यादा विशाल और टेरिफाइंग था कि वो बंदा उसे देखते ही डर के मारे भागने लगा। हालांकि जू ने उसे बड़े ही प्यार से उठाकर एब्जॉर्ब कर लिया था। अब उसकी सोल पावर जो कि बैड डीमन से वो जू के पास पहुंच गए। तब तक लिनिया भी होश में आ जाती है। लिनफान उससे कह रहा था कि सिस्टर थोड़ी देर पहले तुम प्रॉपर्टी की बात कर रही थी ना, चलो उसका भी जुगाड़ हो गया। दरअसल लिनफान ने माओ फैमिली का जो भी नुकसान किया था उसका हर्जाना जाओ फैमिली से वसूल करता है। ये लोग हिसाब जोड़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वांग टियानफो पहुंच गया। उसका लिनफान पर ध्यान ही नहीं था, वो तो बस अपनी धुन में कह रहा था कि हमने उस लिनफान को जल्दी से मार देना चाहिए। मगर फिर लिनफान को सामने देखते ही उसकी जुबान पर ताला लग गया। लिनफान उसे ऐसे घूर रहा था कि मानो आंखों से ही कत्ल कर देगा। वो अपनी सिस्टर से पूछता है कि क्या इसने भी हमारी फैमिली को परेशान किया था, जिस पर वो कह रही थी हाँ बिल्कुल। जो सुनते ही लिनफान ने बड़ी स्टाइल के साथ बैड डीमंस को रिलीज कर दिया, जिन्हें देखते ही वांग कहने लगा रही ये तो ऊशांग के डीमंस थे ना। और फिर वो समझ गया कि ऊशांग का पत्ता तो कट हो चुका है। इधर लीफान ने उसे चोक किया और एम्परर जू उसकी सारी सोल पावर को एब्जॉर्ब करने लगा। वो कह रहा था वाह इससे तो मेरी सोल काफी ज्यादा नरिश हो जाएगी। इधर वांग लिनफान से रहम की भीख मांग रहा था, तो लिनफान उससे कहता है चलो मुझे बस एक रीजन बताओ कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। तो वांग थोड़ा सा सोचकर जवाब देता है कि तुम्हारी मार्शल सोल को जिसने चुराया था मेरे पास उस पर्सन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, मगर वो कुछ बता पाई इससे पहले एक तेज रोशनी उसके आर पार होकर वो मारा गया। दरअसल ये काम किया था लिन ने। वो लिनफान से कह रही थी बच्चे तुम अभी तक डर के मारे भाग नहीं गए क्या, तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी लगाव नहीं है। तभी लिनिया उससे कह रही थी कि अगर तुम मेरे भाई को मारना चाहती हो तो पहला तुम्हें मुझसे निपटना होगा। साथ ही वो लिनफान को वहाँ से भागने के लिए बता रही थी। तो लिनफान उसे समझाता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ये बंदी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। और फिर वो डुगुलिन से कहने लगा कि अभी भी तुमने वांग फैमिली के बंदे को ऐसे मारा मानो कोई मुर्गा हो, मगर मुझ पर तो अभी तक कोई अटैक नहीं किया, तो बताओ फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर डुगुलिन कहने लगी कि तुम एक स्मॉल ओरिजिन अट्रैक्शन लेवल वाले कल्टीवेटर हो, तो फिर तुम्हारे पास इतनी भयानक सोल पावर कहाँ से आ गई। तो लिनफान अपनी कैनन को समन करते हुए बताने लगा कि जब मेरी मार्शल सोल को एक्सट्रैक्ट किया था उसी वक्त मेरी मौत होनी चाहिए थी, मगर देखो मैं जिंदा भी हूँ और अपने दुश्मनों की वाट लगा रहा। इनफैक्ट मेरे पास एक नई मार्शल सोल भी है। मेरे ख्याल से वांग टियानफू को मारने के पीछे तुम्हारे दो मकसद हो सकते हैं, एक तो ये कि तुम उसे खामोश करना चाहती थी और दूसरा ये कि तुम मेरे सामने डोमिनेंस शो करना चाहती हो। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास भी मेरी स्टोलन सोल के बारे में इन्फो होगी और तुम उसी का सौदा करना चाहती हो। जो सुनकर डुगुलिन कह रही थी कि तुम पावरफुल के साथ साथ काफी ज्यादा स्मार्ट भी हो। खैर मैं तुम्हारी इस नई मार्शल सोल को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस थी, तो बताओ ये मार्शल सोल तुम्हें कैसे मिली और बदले में मैं भी तुम्हारी पुरानी सोल को किसने चुराया था उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। जिस पर लिनफान कह रहा था ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सिस्टर वैसे आज खाने में क्या बना रही हो। तो याओ जवाब देती कि भाई अब तो हमारे पास ढेर सारा पैसा आ गया, तो आज हम रोस्टेड मीट खाएंगे। और फिर ये दोनों डुगुलिन को पूरी तरह से इग्नोर मारते हुए वहाँ से रवाना हो गए। लिन कह रही थी ओए लड़की क्या तुझे वाकई नहीं जानना तेरी अजूर ड्रैगन सोल को किसने चुराया था। जिस पर वो कह रहा था ना मुझे बिल्कुल नहीं जानना। तो लिन कहने लगी कि एक बार फिर से सोच लो, मेरे पास उस मास्क पहने हुए पर्सन की स्केच है, तो अगर तुम उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे फॉलो करना। जिसके बाद डुगुलिन तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। इधर एम्परर जू कह रही थी कि लड़की तो काफी ज्यादा चालाक है, मगर किसी को मैनिपुलेट करने की बात की जाए तो वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। तुम तो बस एक दो तीन बोल बोल कर मुझे ब्लैकमेल करते रहते हो। इधर लिनफान उस बंदी के साथ साउथ विल्डरनेस में पहुंच गया था, जहाँ पर डुगुलिन उसे वो स्क्रॉल थमाती हुई कहने लगी कि याद रखो ये स्क्रॉल मैं तुम्हारी मार्शल सोल का सीक्रेट जानने के लिए ही ट्रेड कर रही हूँ। बस अब तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। जैसे तुम इस पर्सन की आइडेंटिटी को पहचान लोगे तुम्हारी मुश्किलों का दौर शुरू हो जाएगा।
चांसेस है कि तुम इस पर्सन के हाथों एक बार फिर से मारे जाओ। यहाँ पर डुगुलिन ने काफी टेंस माहौल क्रिएट किया था, जिससे लिनफान भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और अब उसने जैसे ही वो स्क्रॉल ओपन किया, उसकी टाइटाई फिश हो चुकी थी। इसमें जिस पर्सन की स्केच थी उसने भी मास्क पहना है, जो देखकर तो लिनफान को इस बंदी पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कह रहा था, यार तुमने तो मुझे चूना लगा दिया, अब भला इस ड्राइंग से मैं उस पर्सन को कैसे जान पाऊंगा। तो डुगुलिन अपनी डिफेंस में बताने लगी कि देखो, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारे मार्शल सोल को एक मास्क पहने वाले पर्सन ने चुराया है, और फिर भी तुमने बिना कुछ सोचे समझे मेरे से डील की। तो लिनफान उसे स्माइल करते हुए कहने लगा, माय लेडी, आप तो वादे की पक्की निकली, इसलिए मैं भी कोई कंजूसी नहीं करूंगा। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को कुछ अजीब तरीके से मूव करता है, और फिर वो डुगुलिन से पूछ रहा था कि बताओ, क्या तुम्हें कुछ समझ आया। तो डुगुलिन कहती, क्या मतलब, मुझे क्या समझ आया। तो लिनफान कहने लगा, अरे बुद्धू, ये तो वही प्रोसेस है जिसका यूज करके मैंने मार्शल सोल को ऑब्टेन किया था। वैसे भी अब हमारी डील पूरी हो गई, तो हमने अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। तभी डुगुलिन उससे पूछती कि लिनफान, क्या तुम इस जगह को पहचान नहीं पा रहे? अगर तुम्हें याद ना हो तो चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। दरअसल उन लोगों ने तुम्हें मारने के लिए यही पर फॉर्मेशन सेटअप किया था, जिसमें पिछली बार तुम मारे गए थे। तो अब मुझे इस बार देखना है कि इस बार तुम्हारा क्या हशर होगा, तुम जिंदा बचोगे या फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा। और अब लिनफान देखता है कि डुगुलिन ने उसे पूरी तरह से केवल फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया। दरअसल ये एक ब्लडी मैजिक एरी थी, जिसमें कई सारे दानव सर्कल करके बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि इस बंदे के पास अज़ूर ड्रैगन सोल है, जल्दी से इसे सीज कर दो। और अब वो लिनफान पर हमला करने से पहले लिनफान ने उन पर कैनन बॉल से अटैक कर दिया, मगर इसका उन डीमंस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इनफैक्ट अब तो सभी डीमंस गुस्से में उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। जो देख लिनफान कह रहा था, मेरी जान, तुम क्यों बार बार सपनों में खो जाते हो? देखो तो ये डीमंस हमें मारने आ रहे, चलो जल्दी से कोई वेपन प्रोवाइड करो। इधर इमॉर्टल जू तो कई सारे मटेरियल्स लेकर बैठा हुआ था, उसे समझ ही नहीं आता कि उसने लिनफान को कौन सी वेपन देनी चाहिए। और तभी वो एक स्क्रोल को क्रश कर देता है, जिससे वहाँ पर डिवाइन पावर का एक ब्लास्ट हो गया, और इसी से लिनफान की पावर हद से ज्यादा बढ़ गई थी। यहाँ पर वो उन डीमंस को स्ले करते हुए कंडेंसेशन स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुका था, और इस बैटल के खत्म होते ही उसने पिक लेवल को अचीव कर लिया। इमॉर्टल जू भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि ये बंदा तो पलक झपकाते ही लेवल अप करते जा रहा, ये तो पागलपन है। जिस पर लिनफान हंसते हुए कहने लगा कि बिना पागलपन के तो तुम कुछ भी ग्रेट अचीव नहीं कर सकते। इधर डुगुलिन कह रही थी कि शायद मेरा अंदाजा पूरी तरह से गलत था, तुम्हारा रिजरेक्शन तो बस एक इत्तेफाक होगा। मगर तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर लिनफान उस दानव की मुंडी लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर डुगुलिन को उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट महसूस होता है, और तभी उस डीमन की मुंडी उसके हाथ में थमाकर कहने लगा कि यार मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, पता नहीं मेरी सिस्टर ने मेरे लिए खाना बचाया होगा या नहीं। उसकी बातें सुनकर तो लिन को हंसी आने लगी। अब तो उसे लिनफान और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। इधर इमॉर्टल जू कह रहे थे कि एक पल में किलिंग इंटेंट और दूसरे पल एकदम शांत। लिनफान, मानना पड़ेगा तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल तो कमाल का है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि तुम इस बंदी को मार दोगे, लेकिन तुमने तो उसे जिंदा छोड़ दिया। जिस पर लिनफान जवाब देता है कि अभी उसकी मौत का वक्त नहीं हुआ, सही टाइम पर मैं उसे सही जगह पर पहुंचा दूंगा। वैसे मैं अपने प्यारे इमॉर्टल जू का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मेरे लिए एक ऐसी टेक्निक डिजाइन की जिसके चलते हम दोनों इसी बॉडी में रह के प्रोग्रेस कर सकते हैं। दरअसल एम्परर जू की वजह से लिनफान को ड्यूअल मार्शल सोल कॉन्स्टिट्यूशन हासिल हो चुकी थी। इधर एम्परर जू तो लिनफान के मुंह से अपने लिए तारीफें सुनकर हद से ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आगे चलकर मैं इससे भी खतरनाक टेक्निक से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इधर लिन याओ शाओकुई नाम की बंदी के साथ अपने एंसेस्टर के पुराने घर आ चुकी थी, जहाँ पर वो बंदी रोते हुए कहने लगी कि अब हमारी लिन फैमिली को कोई परेशान नहीं कर पाएगा। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि अब हम आजाद हो गए। और तभी वो बंदी अपनी पॉइजनस स्नेक से लिन याओ पर अटैक कर देती है, और अब वही बंदी लिन याओ का फॉर्म लेकर लिनफान को खाना खिलाने लगी। मगर उसके बात करने के अंदाज से लिनफान समझ गया था कि ये उसकी सिस्टर नहीं हो सकती, इसलिए उससे पूछने लगा कि अब बता भी तो मेरी सिस्टर कहाँ पर है। जो सुनते ही वो बंदी उस पर अपने डैगर से अटैक करने की नाकाम कोशिश करने लगी। साथ ही वहाँ रखी सूप में से एक पॉइजनस स्नेक बाहर आकर लिनफान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर लिनफान ने उसे ग्रीन डैगर की मदद से टेबल में ही स्टक कर दिया। जिसके बाद उस बंदी से अपनी सिस्टर के बारे में पूछ रहा था, जिस पर वो बंदी कहती कि मैंने तो उसे पॉइजन किया था, शायद अब तक वो मर चुकी होंगी। तो लिनफान गुस्से में आकर उस बंदी का गला घोट के उसे मार देता है। साथ ही उसी की पॉइजनस स्नेक की ऑरा को ट्रेस करते हुए उसने अपनी सिस्टर को भी ढूंढ लिया, जिसे उस बंदी ने एक संदूक में कैद करके रखा था। लिनफान को तो उसकी हालत देखकर ही टेंशन आ जाती है, क्योंकि
उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन रिलीज हो रहा था। वहीं पर इमॉर्टल जू से बता रही थी कि अगर तुमने इसे टच किया तो ये पॉइजन तुम्हें भी करप्ट करेगा। हालांकि लिनफान उनकी एक नहीं सुनता। उसने तुरंत ही अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उसके सारे पॉइजन को इमॉर्टल जू के पास भेज दिया। वो कह रहा था कि शायद अब आप ही इससे डील कर पाओगे। दरअसल ये पॉइजन था एक बड़े से स्नेक डीमन का। इधर लिनफान अपनी सिस्टर को हील करने में बिजी था कि तभी वहाँ पर एक बंदा पहुँच जाता है। वो लिनफान पर हमला नहीं करना चाहता था, उसे तो बस पैलेस में जाना है। मगर लिनफान समझ चुका था कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा और अब उस पर भी पॉइजन का असर होना शुरू हो जाता है। तो एम्पायर से कहने लगा कि सीनियर, क्या आप उस सांप को जरा जल्दी नहीं मार सकते? इधर जू तो बेवजह उस सांप को अपने पीछे भगा रहे थे। वो लिनफान को बताते हैं कि बच्चे, इसे मैं नहीं बल्कि मेरा स्टोन मारेगा। और तभी वो स्टोन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए स्नेक को अपने अंदर खींच के उसे रिफाइन कर चुका था। अब उस स्नेक के मरते ही लिनफान के पॉइजन का असर भी खत्म हो गया था, जिसके बाद तुरंत ही उस बंदे को हवा में उछाल उछाल कर कूटने लगा। साथ ही साथ एम्पायर जू की भी तारीफें कर रहा था और ये सब इमॉर्टल जू को पसंद आने लगा। वो हंसते हुए लिनफान से कहते हैं, मेरे दोस्त, ये तो बस एक छोटी सी जीत थी। इधर वो बंदा लिनफान की मार खा के बुरी तरह से घायल हो गया। वो कहता है, मुझे इतना दर्द हो रहा कि अब मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगा। तभी लिनिया वहाँ पर आ जाती है। उस पर हुए पॉइजन अटैक के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। वो कहती, वाह क्या मस्त नींद हुई मेरी, एक लंबे अरसे के बाद मैं इतने अच्छे से सो पाई हूँ। और तभी उस बंदे को पहचान लेती है। वो कह रही थी, अरे ये तो लिनसोंग है, मगर इसकी आँख इतनी रेड कैसे हो गई? दरअसल वो बंदा बिल्कुल भी होश में नहीं था। वो तुरंत ही हॉल में आकर कुछ राइटिंग को चेक करने लगा, जिसमें लिखा था कि हमें अपने घर जाना है, हम सब मिलकर वापस जाएंगे। तो लिनफान उस बंदे से उनके फैमिली के बाकी के मेंबर्स के बारे में पूछने लगा। वो कहता है, मुझे बताओ वो लोग कहाँ पर हैं, मैं खुद उन्हें वापस लेके आऊंगा। जिसके बाद हमें स्पिरिचुअल मेडिसिन सेक्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक एल्डर कुछ लोगों को टॉर्चर करके उनके एसेंस से पिल बना रहे थे। उसके डिसाइपल्स उसे बताते हैं कि इन पिल्स को कंज्यूम करने की वजह से लोग ईवल बन रहे, हमें कुछ भी करके इन्हें रोकना होगा। मगर उस मास्टर को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल वो एक स्पेशल स्पिरिट पिल को रिफाइन करना चाहता है, मगर उसकी रेसिपी इजाद करने के लिए इस बंदे ने कई सारे लोगों को खत्म कर दिया। वेल, इस स्पिरिट पिल को कंज्यूम करते ही वो सोल रिफाइनिंग लेवल पर पहुंच सकता था। साथ ही यहाँ पर वो अपने ही डिसाइपल्स को उसकी बनाई पिल खिलाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे वो अच्छे खासे बंदे पूरी तरह से ईवल में तब्दील हो गए। तभी उसकी सर्वेंट आकर उसे बताने लगी कि लिन फैमिली का जो बंदा यहाँ से भाग निकला था वो वापस आ चुका है। जिस पर वो मास्टर कह रहा था, चलो ये भी अच्छा टाइमिंग है, अब मेरे डिसाइपल अपनी ईवल पावर को उस पर आजमा पाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।